Hello students, this is me Archana. So today we will start our new chapter, that is chapter 1 from social and political life on equality. Equality means क्या होता है कि सबको इक्वली ट्रीट करना हर चीज़ में, है ना। जैसे वो वोट दे सकते हैं अगर, तो अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो भी उनसे सेम फ़ीस लेना, सेम फ़ीस कलेक्ट करना। अगर किसी राशन दुकान में जा रहे हैं तो सेम पैसे लेना। ये नहीं कि वो गरीब हैं तो उनसे ज़्यादा लेंगे, अमीर हैं तो उनसे सेम पैसे लेंगे, मतलब जितना रेट लिखा है MRP। तो इक्वालिटी मतलब हर चीज़ में, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ में, जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है सारी चीज़ों में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंपनी है। क्लास 6 की बुक में भी हम लोगों ने देखा है कि कुछ की एलिमेंट्स है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के इंडिया में, जिससे कि कहा जाता है कि इंडिया में इक्वली सबको ट्रीट किया जाता है। तो जैसे कि इसमें हम लोग क्या क्या की फीचर्स है जो इंक्लूड करते हैं, जैसे कि दीज इंक्लूड्स पीपल पार्टिसिपेशन, जैसे लोगों का पार्टिसिपेशन, द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट and the equality and justice. Equality is a key feature of democracy and influences the all aspects of its function. इक्वालिटी जो है एक की फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, जिस सबसे पहला असर किस में होता है, उसके फंक्शनिंग में, जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे देश के मतलब कार्य में, किसी भी काम को करने में, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी, व्हाट इट इज़, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांतास स्टोरी। तो यहाँ पे हम लोग इक्वालिटी के बारे में और पढ़ेंगे कि ये क्या है इक्वालिटी, ये क्यों ज़रूरी है इक्वालिटी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, और ये क्या सभी के लिए इक्वल है हमारे इंडिया में। तो एक हम स्टोरी देखते हैं। यहाँ पे आप लोग बहुत सारे कैरेक्टर्स देख रहे हो। मनजीत कौर है, टीचर है, तेजा सिंह ट्रेडर है, गिरीश राव स्टूडेंट है, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर है, सुजाता कुमारी डोमेस्टिक वर्कर है, अब्दुल रहमान आर्टिसन है, शबनम बानो हाउसवाइफ है, ग्रेसी लालंग कंसल्टेंट है, आइसेक लालंग गवर्नमेंट ऑफिसर है, मीडिया पर्सन है रुखसाना मिर्ज़ा, योगराज अनएम्प्लॉयड है, और अशोक जैन जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्शन का दिन रहता है। कांता और उसकी जो फ्रेंड है वो अपना वोट देने के लिए लाइन में खड़े रहती है। तो जो सुजाता है वो बोलती है कि देखो कांता, क्या ये अच्छा नहीं कि हमारी कंट्री में सारे लोग इक्वल है और वो वोट दे सकते हैं। सब देखो कैसे हमारे पीछे लाइन में लगे हैं, इवन जो जैन साहब है वो भी हमारे लाइन में लगे हैं। तो बोलती हाँ ये तो बहुत अच्छा है कि देखो अब तुम्हारा टर्न आ गया, जाओ तुम वोट दो। तो वो बोलती मैं तो उसी कैंडिडेट को वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पाइप वाटर लगाने का प्रॉमिस किया है। तो वैसे ही फिर उन लोग अपना वोट दे के निकलते हैं। तो वो बोलती है नमस्ते साहब करके, तो वो बोलता है ठीक है कांता, मैं तुम्हें बाद में मिलूँगा करके। उसके साहब भी जो रहते हैं वो लोग भी मिलते हैं। फिर क्या होता है, वो दोनों फ्रेंड्स जो हैं बात करते रहती हैं कि मेरी बेटी जो गुड़िया है उसे फीवर हो रहा है और मैं उसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जा पा रही, क्योंकि मुझे सबसे पहले साहब के घर का काम ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ पैसों के लिए एडवांस मांगना पड़ेगा। फिर वो उसके लिए अपनी बच्ची के लिए चाय लेके आती है। फिर बोलती है इसे तुम ले लो, तुम्हें कुछ अच्छा लगेगा, और शाम को जब मैं घर आऊँगी काम निपटा के तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूँगी। तो फिर बोलती है कि इट्स नो वंडर दैट गुड़िया, तो फिर वो सोचते रहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है गुड़िया का बीमार होने का, क्योंकि वो जो जिस एरिया में रहती थी, जो कांताबाई जिस एरिया में रहती थी वो बहुत ही स्लम एरिया था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी, तो इसलिए आए दिन जो है गुड़िया कांता की बेटी वो बीमार पड़ जाती थी। तो फिर वो अपने घर साहब के घर का काम कर लेती है, और फिर वो उसकी मालकिन बोलती है कि देखना कोने कोने में अच्छे से लगा हो, और ये लो तुम्हारा एडवांस, और इसे तुम अपना आदत मत बनाना। तो वो बोलती नो मैडम। फिर उसी शाम वो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाती है। यहाँ पे बोलती कुछ ही देर और बेटा। फिर जैन मैडम एंड जैन साहब may stand in line to vote but they never have to do it when their children are sick।
तो वो देखती है कि जैन मैडम या जैन सर जो है, उन लोग वोटिंग के लिए तो लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल की लाइन में वो नहीं खड़े रहते, वो सीधे जाके अंदर चेकअप करा देते हैं। तो हमारी कंट्री में जो है, इंडिया में इक्वल राइट टू वोट है। इक्वल राइट टू वोट है मीन्स हर कोई इक्वल है कि हाँ वो वोट दे सकता है, लेकिन जब बाकी किसी चीज़ की बारी आती तो हम यहाँ पे जात पात भेदभाव करने लगते हैं, ऊंच नीच, किसके पास जो रिच है पुअर है, ये सारी चीज़ें करने लगते हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में वही बताया गया है कि जो अबव स्टोरी है कांता की शुरू होती है कि वो एक वोट देने चाहती, फिर हमने देखा कि उसके साथ और भी बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, वो देखती कि उनके जो एम्प्लॉयर है अशोक जैन, छोटे लाल, उनके जो नेबर हैं वो सब वहाँ पे खड़े हैं। तो इन अ डेमोक्रेटिक लाइक इंडिया, एडल्ट्स irrespective of what religion and they believe how much education they have had, what castes are और whether they are rich or poor are allowed to vote। तो यहाँ पे अगर उनका कुछ भी कास्ट हो, कुछ भी रिलीजन हो, कुछ भी उनका काम हो, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, तो उन्हें वोटिंग के लिए इक्वल राइट्स मिले हैं। ठीक है, जो कि आपने पहले ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में पढ़ा है ना, कि इक्वल वो एक इसेंशियल पार्ट है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री का, कि हाँ वोटिंग के लिए तो सबको जाना है भाई, सब कोई एक समान है, एक बराबर है। लेकिन अगर हम बाकी किसी चीज़ों की बात करें, वेल्थ की, कम्युनिटीज़ जो वो बिलोंग करते हैं, सबको एक वोट देना पड़ता है। कांता इज़ एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी तो यहाँ पे कांता जो है वोट देने के हिसाब से तो वो बहुत खुश है कि हाँ हम सबको एक जैसा बराबर ट्रीट किया गया है कि हम सब वोट दे सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका दिन आगे बीतता जाता है, उसे इक्वालिटी का सही मतलब समझ में नहीं आता है कि आखिर ये इक्वालिटी है क्या। जब वो घर में काम करती है अपने साहब के, तो पैसे मांगने जाती है, तब उन्हें लगता है कि अरे ये तो नीची जाति की है, ये रोज़ रोज़ बार बार छुट्टी क्यों मारती, इसे ऐसा क्या काम आ पड़ता है। ठीक है या फिर अगर डॉक्टर के पास वो अपनी बेटी को लेके जाती है, तो फिर हो जाता है कि अरे तुम तो वेट कर सकती हो, तुम इंतज़ार करो, हमें पहले दिखाने दो। तो धीरे धीरे कांता जो है अनश्योर हो जाती है कि क्या सही में हमारे देश में इक्वालिटी नाम की चीज़ है। तो जैसा कि वो स्लम एरिया में रहती है, जहाँ पे बहुत ही गंदी नालियाँ हैं उसके घर के पीछे, उसकी बेटी जो है बार बार सिक हो जाती है, बीमार पड़ जाती है, और वो अपने काम से छुट्टी भी नहीं ले पाती क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत है। अगर वो बोलेगी कि मुझे छुट्टी चाहिए अपनी बेटी को दिखाने के लिए, तो सबसे पहले उसे अपना काम ख़त्म करना पड़ेगा, और उसके बाद ही एक लंबी लाइन में खड़े होकर वो अपनी बेटी को दिखा सकते। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। तो ये वैसा ही था जैसा कि सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइन लगती है, जहाँ पे सिर्फ पुअर लोग ही अपना इलाज करवाने आते हैं। तो क्या कांता के पास इनफ रीज़न थे कि वो रियली में डाउट कर सके कि हाँ इक्वालिटी नाम की चीज़ जो है हमारे देश में है भी या नहीं। तो अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी में अगर हम लोग देखें, तो कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडियन एंड हु हैव द राइट टू वोट, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल। तो हम ऐसे एक देश में रह रहे हैं जहाँ पे हम वोट तो दे सकते हैं, वोटिंग के लिए सबको इक्वल राइट है, लेकिन अगर हम बाकी लिविंग, उनके रहने सहने का और काम करने का तरीका देखें तो वो बिल्कुल ही अलग है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, अगर वो गरीब नहीं भी है, तो इसके अलावा भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग जो है भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच जात पात को मानते हैं। तो जैसा कि हम आगे पढ़ते जाएंगे इस स्टोरी में, तो हमें पता चलते जाएगा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ जो एग्जिस्ट करती हमारे इंडिया में वो कौन कौन सी है। तो जैसा कि इसमें हम सबसे पहले वन ऑफ मोर कॉमन फॉर्म्स जो है इनइक्वालिटी का अगर वो देखें, तो वो है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम से क्या होता है, अगर आप रूरल एरिया मीन्स गांव एरिया में रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको आपके कास्ट से ही, या आप कितना कमाते हैं,
आपको कितना एक्सपीरियंस है उससे आंका जाएगा, ठीक है। और अगर आप अर्बन कंट्री में रह रहे हैं, अर्बन सिटीज़ में रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको देखेंगे कि अगर आप शहरों में रह रहे हैं तो वहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं होता है। लेकिन अगर हम मैट्रिमोनियल साइट्स पे देखें, मींस जहाँ पे शादी ब्याह के लिए, वेडिंग्स के लिए रिश्ते आते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहला आपका कास्ट इशू ही रहेगा, जो कि सबसे पहले जो हाईली एजुकेटेड है, अर्बन इंडियंस है, हाईली एजुकेटेड अर्बन सिटीज़ में जो शहर में लोग रहते हैं, उनके लिए भी फिर मैट्रिमोनियल साइट्स पे कास्ट मायने रखते हैं। तो चलो अब हम लोग एक स्टोरी पढ़ते हैं जो कि एक दलित बच्चे की है, जो एक स्कूल अटेंड करता है, जो आप पहले ही क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि दलित क्या होता है। दलित जो है लोअर कास्ट, जो सबसे नीची जाति के लोग होते हैं, उनके लिए दलित वर्ड जो है यूज़ किया जाता है। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, टूटा हुआ। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो इससे दलित से जो है हम लोग इस तरफ इशारा करते हैं कि हाँ वो लोग कैसे रहते हैं और हम उन्हें किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव कर रहे हैं। मतलब वो दलित हैं, नीची जाति के हैं, इसलिए हम उनसे भेदभाव कर रहे हैं। तो जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है एक दलित राइटर हैं, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी जूठन में लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफी मतलब वो खुद के बारे में जिस बुक में लिखे थे उसमें बताते हैं कि जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे क्लास में सबसे अलग बैठाया जाता था और वो भी मुझे नीचे बैठाया जाता था, और वहाँ पे जो है मैट भी नहीं बिछा रहता था, समटाइम्स क्या होता था, उन्हें बहुत ज़्यादा पीछे बैठाया जाता था जहाँ दरवाजे के पास। कभी कभी तो उन्हें बिना किसी रीज़न के मार भी पड़ती थी। जब वो क्लास 4th में थे तो उनके हेडमास्टर ओम प्रकाश से कहा कि तुम पूरे स्कूल और प्लेग्राउंड में झाड़ू लगाओगे। तो वो बोलते थे कि मैं फिज़िकली, अब भाई कोई क्लास 4th में तो वो कितना ज़्यादा बड़ा होगा, मैं फिज़िकली बहुत ही छोटा था और मैं क्लीनिंग को हैंडल नहीं कर सकता था, मैं झाड़ू लगाने को हैंडल नहीं कर सकता था फिर भी, और जिसकी वजह से मेरे पीठ में दर्द हो गया, मेरे चेहरा जो है पूरा धूल से भर गया, डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, और उनके मुंह में भी जो है पूरा धूल घुस जाता है। तो जो बाकी बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है वो झाड़ू लगाए थे। उनके हेडमास्टर जो है एक रूम में बैठे थे और उन्हें देख रहे थे ऐसा सब करते। उन्हें पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी, और जब वो झाड़ू लगा रहे थे तो पूरे डोर्स, विंडोज़, सारे स्कूल के रूम, सारे टीचर्स, सारे लड़के उन्हें देखते थे, लेकिन किसी ने उन्हें मना नहीं किया। इवन नेक्स्ट डे भी उन्हें सेम काम करना था और झाड़ू लगाना था पूरे स्कूल में। और ये तभी ख़त्म हुआ झाड़ू लगाना उनका जब उनकी फैमिली से उनके फादर जो है, व्हेन हिज फादर हु हैपन टू बी पासिंग बाय, जब उनके फादर वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि मेरा बेटा झाड़ू लगा रहा है, तब उन्होंने उस टीचर से कहा कि मेरा बेटा जो है, आप टीचर हो, यू आर अ टीचर, सो आई एम लिविंग नाउ, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि हेडमास्टर जी, सारे बच्चों को इक्वल राइट है पढ़ाई करने का, और यही नहीं, इसके जैसे सारे बच्चे अब आगे आएंगे और पढ़ाई करेंगे। ये देखो, ये जो बुक है उनकी, जूठन अ दलित लाइफ, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो उन्होंने लिखी है, ये उसका कवर पेज है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एक स्टोरी है मिस्टर और मिसेस अंसारी की, जो कि लोअर कास्ट के हैं, अदर कास्ट के हैं, सॉरी, है ना। और वो एक सिटी से दूसरे सिटी आते हैं घर देखने के लिए, रेंट पे रहने के लिए। तो जो डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर है, उन्हें बहुत सारी घर दिखाता है, लेकिन
जो है घर के मालिक उन्हें कुछ ना कुछ रीज़न से, जो लैंडलॉर्ड है कुछ ना कुछ रीज़न से उनके नाम में उन्हें कुछ अंसारी दिख जाता है और उनके सरनेम की वजह से वो कोई बहाना बना के उन्हें घर नहीं देते थे। कोई बोलता था कि हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, कोई बोलता था कि थर्ड अपार्टमेंट में है, तो वो जानबूझ का बहाना बना के उन्हें बिल्डिंग्स नहीं देते थे, अपार्टमेंट नहीं देते थे। और फाइनली जो है प्रॉपर्टी डीलर उन्हें बताता है कि आप अपना सरनेम चेंज कर लीजिए, मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर लीजिए, जिससे कि दूसरों को लगे कि आप अच्छे लोग हैं और फिर वो आपको घर दे दे करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है किसी के पोस्ट, किसी के डेजिग्नेशन पे भी हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है। सबसे पहला हम लोगों ने देखा कास्ट, उसके बाद हम लोगों ने देखा सरनेम की वजह से, उसके बाद हम देख रहे हैं डिग्निटी की वजह से। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो जिस रिलीजन में, जो जिस कास्ट में पैदा होता है, अगर वो कुछ अच्छा भी करना चाहता है, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स जो उनका जनरेशन करता है तो उन्हें भी वही करना पड़ता है। जैसे झाड़ू लगा रहे तो पापा झाड़ू लगा रहे तो बेटा भी वही काम करेगा, या आगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम चलते जाएगा। तो इससे भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है और इसकी वजह से भी लोगों को अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे जो है अंसारीज को उनके कास्ट और रिलीजन के लिए ट्रीट किया गया था। When persons are treated unequally, their dignity is violated. The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris was violated because of the way in which they were treated by picking on him and making him skip the school because of his caste. Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all the other students in the school. तो जैसा कि यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को या अंसारी को यह एहसास दिलाया गया कि आप निचली जाति की हो, तो इससे उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। इवन उनके जो स्कूलमेट्स हैं और जो टीचर्स हैं वो सब ने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया। तो इस सिचुएशन में जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि थोड़ा ही कुछ कर सकते थे। तो ये उनके फादर थे जिन्होंने उन्हें अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा और उन्हें गुस्सा आया और फिर उन्हें टीचर से कहा ये कि आगे से इसी प्रकार से सारे बच्चे स्कूल में आएंगे, ठीक है। However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity. तो जैसा कि जब प्रॉपर्टी डीलर अंसारीज को, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को उनका सरनेम चेंज करने के लिए बोलता है, तो ये उनकी डिग्निटी रहती है या सेल्फ रिस्पेक्ट आप बोल सकते हो कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया वो सजेशन कि हम अपना नाम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ईच एंड एवरी पर्सन को इक्वल बताया गया है, लेकिन जब मेल, फीमेल और पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन्स, ट्राइब्स, एजुकेशनल हो या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो, सभी को इक्वल ट्रीट किया गया है। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी ceases to exist, it does not, but at least in democratic India the principle of the equality of all persons is recognized. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारा चीज़ क्लियरली लिखा है कि किसी भी बेस पे उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके इकोनॉमिक कंडीशंस, रिच और पुअर, या वो जिस एरिया में रहते हैं, या उनके रिलीजन या कास्ट को लेकर कोई भी इनइक्वालिटी क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। While earlier no law existed to protect people from the discrimination and ill treatment, now there are several that were see that people are treated with dignity and as equal. लेकिन पहले जो था, पहले ऐसा एक भी लॉ नहीं था कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, लेकिन आज ये लॉ बन गया है कि सबको इक्वली ट्रीट करना है और उनकी डिग्निटी का रिस्पेक्ट करना है। तो यहाँ से दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से कुछ प्रोविजंस है। पहला है एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ
हमारे लॉ के सामने सारे जो पर्सन्स है, सारे जो लोग हैं वो इक्वल है। व्हाट दिस मीन्स, इसका मतलब होता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता अ डोमेस्टिक वर्कर, चाहे वो हमारे देश के राष्ट्रपति हो, चाहे वो हमारे देश का एक छोटा सा कर्मचारी हो, हैज़ टू ओबे द सेम लॉ, सभी को हमारे देश का जो एक लॉ है, एक रूल है, उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस, बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल, और किसी भी पर्सन को हम उनके रिलीजन या कास्ट या उनके मेल फीमेल होने से या उनके प्लेस से जहाँ पे वो पैदा हो रहे हैं उससे हम उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। थर्ड जो है, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल, शॉप्स एंड मार्केट्स, जितने भी पीपल है हमारी कंट्री के जो भी है वो सब जगह, जो सारा जगह है, जैसे प्लेग्राउंड है, होटल है, शॉप है, मार्केट है, अगर वो जाना चाहे तो वो जा सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है कि हाँ ये बंदा नहीं जाएगा, वो गरीब है तो नहीं जाएगा, वो इस कास्ट का है तो नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथरूम, बाथिंग घाट्स फॉर अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, जितने भी मतलब हैंडपम्प्स है, रोड्स है, तालाब, कुएं, जो भी है पब्लिकली सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, और अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है वो यहाँ पे अबॉलिश किया गया, मतलब ख़त्म किया गया। तो जो दो वे है गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है इक्वालिटी को गारंटी के साथ बोलने के लिए कि हाँ हमारे यहाँ पे इक्वालिटी है, सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया गया है। तो कुछ प्रोग्राम या स्कीम हम बोल सकते हैं जो सरकार ने चलाई है ताकि वो जो निचली जाति के लोग हैं, डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी है, उन्हें हेल्प कर सके। तो यहाँ पे हमारे कंट्री में सेवरल लॉ है जो कि सारे पर्सन्स के राइट को इक्वली मानती है, और इसके एडिशन में गवर्नमेंट जो है कुछ सेवरल स्कीम्स पे काम भी कर रही है ताकि वो इंडिविजुअल्स के या कम्युनिटीज़ के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सके और उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए सारे लोगों द्वारा, ठीक है, ताकि आगे चल के ये जो इनइक्वालिटी वाला जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो और सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो मिड डे मील स्कीम का है ना। गवर्नमेंट स्कूल में सब लोगों ने सुना होगा कि सरकार जो है मिड डे मील शुरू की है। उसके बाद बाकी भी एलिमेंट्री प्रोग्राम्स है जो स्कूल्स में चिल्ड्रंस को प्रोवाइड किया जाता है। कुकड लंच मिलता है, उनको लंच भी मिलता है। तमिलनाडु जो है पहला स्टेट है इंडिया का जहाँ पे ये स्कीम 2001 में लॉन्च किया गया था। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड all the state government to begin this program in their schools within 6 months। जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे तमिलनाडु स्टेट में लोगों से जो स्टेट के लोग हैं उन्हें बोलती कि 6 महीने में ही ये मिड डे मील और ये लंच वाला प्रोग्राम जो है स्कूल में स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और जिसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ, और ये ऐसे फैक्ट्स को इंक्लूड करती है जिससे कि जो पुअर चिल्ड्रन हैं वो अपना स्कूल में एडमिशन करवाने लगे, जिससे कि वहाँ की स्ट्रेंथ बढ़ने लगी। टीचर्स जो है वो रिपोर्ट करने लगे, घर घर जाके उन्हें बताने लगे कि आपको स्कूल में ही लंच मिलेगा, आपको घर आने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्कूल में ही खाना दिया जाएगा। और इससे कि इनका जो अटेंडेंस है वो इम्प्रूव हुआ। उनकी जो मम्मी हैं, देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। पहले क्या है, अब जो छोटे लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी है तो वो बच्चों को टिफ़िन नहीं दे सकते थे, या बीच में टिफ़िन देने के लिए या कुछ करने के लिए उन्हें आना पड़ता था, तो मम्मी परेशान हो जाती थी। तो अब ये एक जो है
प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो गया, बच्चों को स्कूल में ही खाना मिलने लगा। तो खाना मिलने की वजह से क्या है, यहाँ पे बच्चों का जो है स्ट्रेंथ बढ़ने लगा, बच्चे ज़्यादा आने लगे स्कूल और रोज़ आने लगे, जो अटेंडेंस उनका बढ़ने लगा। दिस प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडाइसेस, और ये कास्ट सिस्टम को भी कहीं कहीं ख़त्म करने में हेल्प करने लगा, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में हैं तो सारे एक ही यूनिफॉर्म में आते हैं, तो किसी को पता नहीं कि कौन कौन से कास्ट का है, और सब एक साथ ही बैठते थे। और इवन जो दलित औरतें हैं, जो नीची जाति की औरतें हैं, उन्हें खाना पकाने का काम दिया गया था, और वो मिड डे मील प्रोग्राम में हेल्प करती थी, ताकि वो जो हंगर है लोगों का, जो पुअर स्टूडेंट्स का, उसे हटा सके। और बच्चे ज़्यादातर स्कूल क्यों नहीं आते थे, क्योंकि उन्हें भूखा रहना पड़ता था, वो खाली पेट रहते थे, तो पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं दे पाते थे। तो जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो क्या है, बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ गई। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज सच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की कि वो इनइक्वालिटी को हटाए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की, ताकि जो पुअर लोग हैं उनको जॉब मिले और वो अपना कंडीशन सुधार सके। वाइल द मिड डे मील has helped increase the enrollment of attendance of poor children in school, there continues to be big difference in our country between the schools that the rich attend and those that the poor attend. Even today there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. जैसा कि सरकार अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश कर रही है, फिर भी आज भी रिच और पुअर का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत सारे स्कूलों में हमारी कंट्री में होता है, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ। और ये फोर्स किया जाता है बच्चों को इस अनइक्वल सिचुएशन में, और उससे उनके डिग्निटी को जो है चोट पहुंचती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये भीमराव अंबेडकर जी हैं जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। इट इज़ डिस्ग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वंस सेल्फ रिस्पेक्ट, और ये बहुत ही डिस्ग्रेसफुल है कि अपने आत्मसम्मान को हर्ट करके, चोट पहुंचा के किसी को दूसरे के सामने रहना पड़ता है, कुछ चीज़ों के लिए उन्हें उनके सामने झुकना पड़ता है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि मैन जो है मॉर्टल है, सबको एक दिन मरना पड़ता है, तो बट वन मस्ट रिजॉल्व टू ले डाउन वंस लाइफ इन एनरिचिंग द नोबल आइडल्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड बेटरिंग वंस ह्यूमन लाइफ। तो सबको क्या है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि वो अच्छी ज़िंदगी जी सके। और अगर एक ब्रेव बंदा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात ये होगी कि वो अपनी लाइफ जो वो जीना चाहता है उससे हट के उसे जीना पड़ रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसा कि हम आगे पढ़ रहे थे, स्कूलों में आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है रिच और पुअर को लेके, और आज भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो कि हमारे लॉ के खिलाफ है, जो अनइक्वली ट्रीट करते हैं, जैसा कि डिसेबिलिटी हो गया, वो हैंडीकैप है, या फिर रिलीजन को लेके, या उनके इकोनॉमिक स्टेटस को लेके आज भी लोगों में इन्फीरियॉरिटी की भावना है, मतलब कि हाँ हम नीचे हैं या वो नीचे हैं हमसे, उनके पास पैसे कम हैं। तो ये सारी एटीट्यूड आज भी हमारे कंट्री में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कंटिन्यूस स्ट्रगल हो रहा है, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो है कम्युनिटी में इंडिया में आज भी अनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर दूसरे एरिया में देखा जाए तो इनइक्वालिटी जो है बहुत सारे जगहों पे है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या अफ्रीका में देखे, जो उनके एंसेस्टर्स है द अफ्रीकन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में जो अफ्रीकन्स हैं, वो उनके जो एंसेस्टर्स थे, मतलब कि जो पूर्वज थे, वो स्लेव थे,
who were brought over from Africa, जिन्हें अफ्रीका से बुलाया गया था, लेके आया गया था अमेरिका में, और उन्हें अनइक्वल ट्रीट किया गया था। और 1950 में एक मूवमेंट भी हुआ था ताकि अफ्रीकन्स को अमेरिकन्स के जैसे इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, वेदर when traveling by bus they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a person wished to sit। तो क्या होता था, अमेरिका में जो अफ्रीकन लोग हैं अगर बस से ट्रैवल कर रहे हैं, या तो वो खड़े रहते थे, या तो अगर कोई अमेरिकन बैठा है और अगर वो भी बैठे हैं तो उन्हें खड़े होना पड़ता था उन्हें अपना सीट देने के लिए। तो रोज़ा पार्क वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। रोज़ा पार्क जो है एक अफ्रीकन थी, वो अफ्रीका में रहती थी लेकिन वो अमेरिकन वुमेन थी। टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। तो वो अपने काम से लौट रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो वो रिफ्यूज़ कर देती है अपना सीट देने के लिए, ठीक है। वो अफ्रीकन लेडी थी लेकिन अमेरिका में रहती थी, तो जब हो सकता है कोई अमेरिकन आया होगा तो वो उनसे सीट मांगता है तो वो उन्हें रिफ्यूज़ कर देती है। ये 1 दिसंबर 1955 की बात है। वो रिफ्यूज़ कर देती है क्योंकि वो पूरा दिन थक के आए रहती, तो थक के आए रहती तो वो अपना सीट देने से इनकार कर देती है। फिर यहाँ से जो है सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट होता है और सिविल राइट एक्ट 1964 में जो है इस डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश किया जाता है। इसे अबॉलिश किया जाता है और ये भी बोला जाता है कि अब जो है अफ्रीकन और अमेरिकन चिल्ड्रन हैं उन्हें सेपरेट स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सब एक ही मेजॉरिटी के हैं और वो कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे ही देश में। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड द गवर्नमेंट स्कूल्स दैट हैव fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private school or live in areas where the government schools are as highly as private schools। तो वहाँ पे पहले क्या होता था कि जो अफ्रीकन बच्चे थे, जो वाइट बच्चे थे, अमेरिकन बच्चे थे, उनके लिए अलग स्कूल होता था, वो अच्छे स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, और जो अफ्रीकन बच्चे थे वो वहाँ के टीचर्स जो है हाईली क्वालिफाइड नहीं रहते थे, वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत कम रहती थी। तो जो अफ्रीकन्स है वो अमेरिका में गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे। तो ये सारे कुछ चेंजेस थे। चैलेंज हुआ हमारी डेमोक्रेसी को, दैट नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीट डेमोक्रेटिक। तो किसी भी कंट्री को हम कंप्लीट डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते क्योंकि आज भी हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, और इसके लिए आज भी बहुत सारे रूल्स या प्रोहिबिशंस लगे हैं और बहुत सारी पॉलिसीज़ अभी भी गवर्नमेंट चला रही है ताकि इसे मेंटेन किया जाए जो है। तो इन दिस चैप्टर हमने बस यही पढ़ा है कि जो इशू है इक्वालिटी का वो हमारे डेली लाइफ में कैसे प्रभाव पड़ता है, उसका कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर हम अदर फील्ड में भी देखें, हमारे वर्क प्लेस में या हमारे स्कूल में या हमारे नेबरहुड में, तो हमें आज भी अनइक्वालिटी देखने को मिलती है जो कि एक चैलेंज है हमारे कंट्री के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैं चाहूँगी कि आप लोग ये चैप्टर अच्छे से रीड करें। और ये जो पेज है एक्सरसाइज वाला, फिर ग्लॉसरी मीन्स वर्ड मीनिंग्स है ना, ये आप अपने कॉपी में लिख लेना। ओके, थैंक यू सो मच।